जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके पास 3-4 मिनट का टाइम है। काइंडली सबको इन्फॉर्म कर दें और लाइव सेशन को ज्वाइन करें। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली आप मुझे रिस्पॉन्ड करें। चलिए, थैंक यू जरी, रिफत शुक्रिया आपका, अबू बकर थैंक यू, अरीज थैंक यू। ठीक है तैमूर बेटा, ठीक है, थैंक यू। 28 और लाइव 30। जैसे ही हम 50% को क्रॉस करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, ये अब आपके लिए एक ट्यूटोरियल यहाँ एक साथ में। ये देखें, ये रिमिंगटन यहाँ भी है आपकी, बल्कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी बाय लैकमैन पड़ी है। और रिमिंगटन जो है वो मेरे पास थी, वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दी थी, दोबारा वापस ही नहीं आई। बाकी आप लोगों के नोट्स जो हैं वो आप तक सबको नोट्स मिल गए हैं जी। 37 लोग हो गए। 40+ पे इंशाल्लाह 50% हो जाएंगे तो विल स्टार्ट। फोर्टी हो गए हैं जी। हमाद मुझे कह रहा है नाइस वॉइस डियर। सही है। चलिए जी, 3 बज गए हैं और स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं, 45 के करीब हो गए। हालांकि जिस तरीके से स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं मुझे 2 मिनट और वेट करना चाहिए। 47 पे जाके ये रुक गया। 45 और कम हो गए। चलिए, मेरा ख्याल है हम लोग शुरू करते हैं, फिर लोग हमें ज्वाइन करते रहेंगे। अरीश बेटा इन्फॉर्म कर दें, मॉडरेटर्स जितने भी यहाँ पे हैं आगे इन्फॉर्म करें स्टूडेंट्स को कि वो सेशन को ज्वाइन करें। ठीक है जी, क्योंकि ये जब सेशन आप लोग ज्वाइन करते हैं ना तो ये मेरे पास एक तरह से अटेंडेंस भी लग जाती है आप लोगों की। लास्ट सेशन में हम 65 तक गए थे और इस सेशन में अभी वी आर एट 46। जितने लोग ज़्यादा ज्वाइन करेंगे वो कल को एक रिकॉर्ड भी रहेगा हमारे पास कि जी इतने स्टूडेंट्स ने ये जो है वो सेशन ज्वाइन किया। ठीक है जी। चलें जी, हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। और हमने लास्ट जो लेक्चर में डिस्कस किया था, वी हैव स्टार्टेड वन न्यू चैप्टर इमल्शन, हमने जो है वो स्टार्ट किया था। और उसके अंदर हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन किया था इमल्शन का, और हमने कुछ उसके फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम कुछ फर्दर उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर वो है सिलेक्शन ऑफ द इमल्सिफायर, नंबर 1 पे। और नंबर आया था कि जो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो सिलेक्शन ऑफ द ऑयल फेज़ होता है।
बिकॉज़ ऑयल का इट्सेल्फ जो है वो काफ़ी इम्पेक्ट होता है ऑन दी इमल्शन के ऊपर। सो अभी हम लोग जो हैं इसी को फर्दर आगे लेके चल रहे हैं। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा डिफरेंट टाइप्स के सरफेक्टेंट्स और उनकी डिटेल्स को। मेरा ख्याल है नोट्स आपने जो हैं आपको मिल गए होंगे सबको। मैंने पूरे के पूरे नोट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए थे ग्रुप में। वहाँ से आप लोग उसको कॉपी करवा सकते हैं या उसको अपने पास इन दी फॉर्म ऑफ सॉफ्ट जो है वो आप ले सकते हैं। उसमें ये भी होगा कि क्वेश्चन अगर आप उसको आप पढ़ें, गो थ्रू करें, वो बहुत नहायत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कुछ समझ नहीं आती तो वो आपको फिर मेरे से आप पूछ सकते हैं। आयशा, मैंने काफ़ी देर का इन्फॉर्म किया हुआ है ग्रुप में। कल असल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मुझे बाहर जाना पड़ गया, तो आज माइट भी हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा हो। मेरी कोशिश ये होगी कि जल्दी ख़त्म करूं, लेकिन इट मे कंटिन्यू टिल 4 PM। सो कल की कमी भी इंशाल्लाह जो है वो हम आज पूरी कर लेंगे। अच्छा जी, सो अब हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वो HRB कॉन्सेप्ट था, तो अब मैं इससे आगे आ रहा हूँ। आयनिक नेचर ऑफ सरफेक्टेंट जो है, बेसिकली हमारे पास सरफेक्टेंट्स 3 कैटेगरी के होते हैं। जब मैं अब सरफेक्टेंट की बात करूँगा तो इसका यहाँ पे मतलब ये है कि मैं इमल्सीफायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स भी होते हैं। आयनिक के अंदर हमारे पास बेसिकली जनरली 2 टाइप्स होती हैं, एक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं और दूसरे आयनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं। तो जो आयनिक सरफेक्टेंट्स होते हैं उन पे चार्जेस होते हैं, और चार्जेस कुड बी पॉजिटिव एंड दे कुड बी नेगेटिव। सो कैटायनिक, फिर इन्हीं की बेसिस पे कैटायनिक सरफेक्टेंट्स आते हैं और एनायनिक सरफेक्टेंट्स आते हैं। सो जनरली ये जो तीनों कैटेगरीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसमें नॉन आयनिक हैं और आयनिक के अंदर कैटायनिक और एनायनिक हैं। ये डिफरेंट पीएच के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स हैं वो 3 to 10 की जो पीएच रेंज है, मतलब एसिडिक से लेके बेसिक तक की जो पीएच है, इसके अंदर इफेक्टिव होते हैं। जो कैटायनिक सरफेक्टेंट हैं वो जनरली एसिडिक पीएच में इफेक्टिव होते हैं फ्रॉम 3 to 7 न्यूट्रल रीजन तक। और जो एनायनिक सरफेक्टेंट हैं वो 8 से ऊपर जाके, ग्रेटर दैन 8 जो है, उसमें वो कारआमद होते हैं या यूज़फुल होते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर हम एमल्सीफायर के अंदर जाएं तो जनरली हम लोग अपने एमल्सीफायर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पहले आप लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस के अंदर पढ़ चुके हैं, उसमें मैं जनरली से गो थ्रू करूँगा इनके साथ। 3 कैटेगरीज हैं, एक नेचुरल एमल्सीफायर्स हैं, फिर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स हैं, और सिंथेटिक एमल्सीफायर्स हैं। नेचुरल एमल्सीफायर्स के अंदर हमारे पास वेजिटेबल सोर्स भी आता है और एनिमल सोर्स भी आता है। और कॉमनली आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा। वेजिटेबल सोर्स के अंदर हमारे पास अकेशिया है, ट्रागागैंथ है, एल्जीनेट्स हैं, कॉन्ड्रस, जेंथेन और पैक्टेन है। कॉन्ड्रस जो है ये बेसिकली जो हमारे पास कोरल रीफ्स होते हैं उस वहाँ से इसको लिया जाता है। जेंथेन गम या पैक्टिन या अकेशिया, ये सारे प्लांट सोर्स से हमें मिलते हैं। के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और अगर आपको याद हो तो आपने फार्माकोग्नोसी में इनके सोर्सेज भी पढ़े होंगे कि हमें गम अकेशिया जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, या ट्रागन जो है हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। कीकर उर्दू में कहते हैं उसको, और वहाँ से हमें ये प्लांट, उस प्लांट से हमें ये गम्स जो हैं वो हमें मिलती हैं। ये जनरली हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो जहाँ पे आपने ऐसा एमल्शन प्रिपेयर करना है जिसकी बेस वाटर है, मीन्स ऑयल इन वाटर, तो वहाँ पे इसके बाद जनरली ये सिस्टम को विस्कोसिटी भी इम्पार्ट करते हैं। तो एक तरफ तो एमल्सीफायर्स हैं, और दूसरी तरफ दे आर आल्सो इम्पार्टिंग विस्कोसिटी टू दी इमल्शन, और इमल्शन के एक्वस फेज को विस्कोसिटी इम्पार्ट करेंगे, बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं। जहाँ तक एनिमल सोर्स की बात है तो इसके अंदर हमारे पास जेलाटिन, एग योक, केसीन, केसीन का आपको पता है कि एनिमल सॉरी मिल्क प्रोटीन है ये, और मिल्क एमल्सीफायर भी है। वूल फैट, कोलेस्ट्रॉल, वैक्स एंड लेसिथिन, ये कॉमन है हमारे पास एनिमल सोर्स के अंदर। और ये जनरली हमारी कोशिश ये होती है कि इसको ओरल फॉर्मुलेशंस के अंदर और टॉपिकल प्रेपरेशंस में इसको हम लोग यूज़ करें। लेकिन इन दोनों, अब इस पूरे टॉपिक के अंदर जो नेचुरल एमल्सीफायर्स हैं, ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि क्योंकि ये नेचुरल है, ये एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर बनते हैं, तो वेरिएशन डू एग्जिस्ट। सिंथेटिक के अंदर तो एक ही प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो जो भी चीज़ बनेगी एंड प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। लेकिन फॉर द केस ऑफ नेचुरल एमल्सीफायर्स, क्योंकि ये नेचुरल एमल्सीफायर्स जो हैं ये
प्लांट बनाता है, एनिमल बनाता है, और वेरिएशंस जो हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर रहती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इनमें वेरिएशंस बैच टू बैच आती हैं। तो अगर सिंथेटिक एगर आपके पास है या अकेशिया, सिंथेटिक अकेशिया आपके पास है, तो वो जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो हो सकता है नेक्स्ट में कुछ आपको उसमें को रीचेक करना पड़े अपनी फॉर्मुलेशन को। तो ये किसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। सेकंड कैटेगरी जो है हमारे पास आ जाती है, इसमें हमारे पास जनरली जो ब्रॉडर टर्म है वो है कोलाइडल क्लेज। ठीक है जी। तो कोलाइडल क्लेज जो हैं जिसमें बेंटोनाइट है या वी गम है, बेंटोनाइट का आपने नाम भी सुना हुआ है, वी गम, ये सारे के सारे जो हैं ये इन द फॉर्म ऑफ पाउडर अवेलेबल होते हैं और ये इमल्सिफायर के तौर पे काम करते हैं। बेंटोनाइट इटसेल्फ जो है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट को बेंटोनाइट कहते हैं, और वी गम जो है वो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। तो ये बड़े अच्छे एमल्सीफायर्स हैं, और ये भी अगेन क्योंकि हमें पता है कि एमल्सीफायर्स जो हैं दे एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एट द सरफेस ऑफ ऑयल एंड वाटर, जहाँ पे ऑयल और वाटर मिलता है वहाँ पे ये एब्जॉर्ब होते हैं और अपने आप को अलाइन करते हैं। इनका वो फेज़ जो ऑयल लविंग होता है वो ऑयल की तरफ आ जाता है, और वो फेज़ जो वाटर लविंग होता है वो वाटर की तरफ चला जाता है। तो ये भी इनके अंदर एक और टेंडेंसी, पार्ट विस्कोसिटी टू द प्रेपरेशन, और जनरली हम इनको इन कम्बिनेशन विद अदर सरफेक्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल दोनों किस्म के एमल्शंस जो हैं वो हम इन क्लेस को एक्सटर्नल फेज़ के अंदर यूज़ करके तो हम लोग बना सकते हैं। जनरली इनसे क्रीम्स, लोशंस वगैरह जो हैं वो हम लोग बनाते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि इनको हम लोग यूज़ करके तो हम लोग जो हैं ऑरल प्रेपरेशंस जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है जी। फिर हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी थी इसके बाद, अच्छा जी क्वेश्चन आया जी, फैसल कहते हैं सर किस टाइप की वेरिएशंस आती हैं। सर वेरिएशंस बेटा जो हमारे पास नेचुरल एमल्सीफायर्स हैं, अब इसके अंदर क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो, और उस ब्लड को आपने अगर एक बंदे को ब्लड डोनेट की है और आपके ब्लड की टेस्टिंग करने के बाद हमने उस बंदे के साथ उसकी क्रॉस मैचिंग कर ली है, लेकिन इसके इसके बाद आपको हर जब भी आपने ब्लड डोनेट करना है आपको हमेशा क्रॉस मैचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी के अंदर नेचुरल मैकेनिज़्म के थ्रू क्या हो रहा है कि हमारे पास कभी आरबीसी काउंट ज़्यादा हो जाता है, कभी प्लेटलेट काउंट ज़्यादा हो जाता है, कभी ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड जो आपकी ऑक्सीजन है या ब्लड के अंदर जो बाकी प्रोटीन वगैरह वो ऊपर नीचे होती रहती है। यही सेम चीज़ें जो हैं ये एनिमल के अंदर भी आती हैं, और यही सेम चीज़ें जो प्लांट के अंदर, ब्लड तो नहीं होता लेकिन प्लांट के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म वो वेरी करता है। ठीक है। तो जब मेटाबॉलिज्म वेरी करता है तो उसकी वजह से जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो भी वेरी करता है। ठीक हो गया। जैसे हमारे रूटीन के अंदर हमारे पास हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है, हमारा एंड प्रोडक्ट जो है वो स्टूल है और यूरिन है। तो अब हर बंदे के अंदर वेरिएशन आती रहती हैं, यूरिन का कलर, उसका डेंसिटी, उसका उसकी सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो सेम केस है, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट के। ठीक है। तो इनकी चीज़ें भी ग्रेजुअली जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर ज़्यादा इन्वायरमेंट हार्श है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज़्यादा बनेंगे ताकि इन्वायरमेंट से बचाया जा सके। अगर आपके पास जो है, या इस केस में गम्स ज़्यादा बनेगी क्योंकि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है प्लांट का, तो अगर इन्वायरमेंट इतनी हार्श नहीं है तो उनकी कंसनट्रेशन भी कम होगी, उनकी कंसनट्रेशन में चीज़ें फ़र्क हो सकती हैं। ठीक है। तो ये इसमें बेटा चेंजेस आती हैं, वेरिएशन आती हैं। ठीक है फैसल। अच्छा जी। नेक्स्ट हम लोगों ने दो कैटेगरीज हम लोगों ने कर ली। थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आ रही है वो है सिंथेटिक एमल्सिफाइंग एजेंट्स। जो तीन कैटेगरीज के होते हैं, ये भी दीज आर आल्सो इफेक्टिव इन लोअरिंग द इंटरफेशियल टेंशन। जनरली ये तीन कैटेगरीज के हमारे पास आते हैं। दे पोजेस बोथ प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोफिलिक भी होती हैं और हाइड्रोफोबिक भी होती हैं। एनायनिक, केटायनिक और नॉन आयनिक में ये अवेलेबल हैं। इनाइनिक में हमारे पास सोडियम डोडिसाइल सल्फेट की एग्जांपल है। केटाइनिक में हमारे पास बेंजोइक क्लोराइड की जो है वो एग्जांपल है। अगर आपको याद हो तो बेंजोइक क्लोराइड हमने पहले पढ़ा हुआ है, और ये बेंजोइक क्लोराइड आपने पढ़ा था इन दी फॉर्म ऑफ, इसका यूज़ आपने पढ़ा था इसके अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो पैरेंटल प्रेपरेशन है वहाँ पे एज अ प्रिजर्वेटिव भी इसको यूज़ करते हैं। तो देर आर मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे पास एज अ वेटिंग एजेंट, एज अ सर्फेक्टेंट, दूसरी तरफ विस्कोसिटी इम्पार्ट भी कर रहे होते हैं, और तीसरी तरफ एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये अल्टीमेटली बेहतर होता है आपकी प्रेपरेशन के लिए कि आप एक ही चीज़ से बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो हासिल करते हैं।
नॉन आयनिक के अंदर भी हमारे पास पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या पीईजी जिसे आप कहते हैं, तो उसका 400 ग्रेड कॉमनली अवेलेबल है, वो हमें इस केस में मिलता है। या एम्फोलिटिक, इसमें लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं। एम्फोलिटिक के अंदर दोनों चार्ज होते हैं, एक एंड पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड जो है वो इस केस में नेगेटिव होता है। ठीक है जी। सो ये आपका जो है सिंथेटिक एमल्सिफाइंग के अंदर पहली कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी इसके अंदर आती है विस्कोसिटी एजेंट्स। जो हमारे पास विस्कोसिटी एजेंट्स हैं उसमें हमारे पास कोलाइड्स हैं, नेचुरली अकरिंग गम्स, पार्शली सिंथेटिक पॉलीमर, कार्बोमर। अब कार्बोपोल आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने यूज़ भी किया है जेल फेस बनाने के लिए, और आजकल जब हैंड सैनिटाइज़र जो है वो बन रहा है तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है। तो ये विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स हैं। ये भी सेल्फ एमल्सिफाइंग के तौर पे हम लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है जी। दी एजेंट्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, डिजॉल्व और डिस्पर्स डिजॉल्व इन वाटर टू गिव विस्कोसिटी सोल्यूशन एज, और ये एज एन एमल्सिफायर स्टेबलाइज़र के तौर पे ही, एमल्शन स्टेबलाइज़र के तौर पे ये लोग जो हैं ये चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी। तो ये जनरली जब भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये बेसिकली एमल्सिफाइंग एजेंट्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थी। कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे मूव करूँगा। तो हाउस इज़ ओपन क्वेश्चंस। जी कोई क्वेश्चन है बेटा किसी को? जनरली स्ट्रेंथ आज कम है, 52 पे हैं आप लोग, तो ये ज़रा काइंडली इसको लोगों को बताएं वो, ताकि ज्वाइन करें मुझे आके। ठीक है जी। बल्कि अभी हम थोड़ा सा टाइम कैटर करते हैं, मुझे पहले ख्याल नहीं रहा, आपकी एक अदद कोलीग जो हैं अरसलान गजनफर, उनके फादर की डेथ हुई है कल, तो आज उनका जनाजा भी था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा अलहम शरीफ और 3 दफ़ा कुलवा पढ़ के फातह खानी कर दें उनके लिए, और अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे आगे, और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, ये हमारी दुआ है उनके लिए। ठीक है जी। तो आप 2 मिनट ले लें और ये काइंडली फातह ख़वानी जो है वो कर लें। ले जी, बैक ऑन लाइव आ गया हूँ मैं। हम लोग नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। अच्छा जी। यहाँ तक जो हमारे पास था बेटा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एमल्सिफायर्स थी। इसके अलावा और भी एक्सीपियंट्स जो हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। उन एक्सीपियंट्स के अंदर हमारे पास हाई मॉलिकुलर वेट अल्कोहल्स हैं, जिसमें स्टीराइल अल्कोहल है, सीटाइल अल्कोहल है, ग्रिसलाइल मोनोस्टीरेट हैं। ये अल्कोहल सारी यूज़ होती हैं एज अ थिकनिंग एजेंट या स्टेबलाइज़र के तौर पे। जनरली ऑयल इन वाटर या जो लोशंस होते हैं उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं, या ऐसी प्रेपरेशन जो एक्सटर्नली यूज़ होनी है उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनल एक्सीपिएंट है वो कोलेस्ट्रॉल और इसके डेरिवेटिव्स हैं। इनको भी हम लोग वाटर इन ऑयल काइंड ऑफ इमल्शन को प्रमोट करने के लिए, बनाने के लिए इनको हम लोग यूज़ करते हैं, और जनरली एक्सटर्नली हम इनको यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल और उनके डेरिवेटिव्स को। फिर हमारे पास कुछ प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं जो हम लोग अपनी इमल्शन में डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरोकैरिसोल, क्लोरोब्यूटानॉल, मर्क्यूराइल प्रेपरेशन, सैलिसाइलिक एसिड, एस्टर्स ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड सॉर्बिक एसिड। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं जो हम लोग होते हैं फॉर एज अ प्रिजर्वेटिव इन आवर प्रेपरेशंस। ठीक है जी। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो देखनी होती है कि इतनी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, इतने सारी टाइप्स जो मैंने आपको बताई हैं, उसके पीछे कहानी ये है कि प्रिजर्वेटिव्स का हमें पता है कि वो जनरली दीज प्रिजर्वेटिव्स आर इंटरेक्टिव विद अदर सब्सटेंसेस इन दी प्रेपरेशन। तो हमने वो प्रिजर्वेटिव यूज़ करना होता है जो हमारी प्रेपरेशन के साथ जो है वो उसको
मतलब कंपैटिबल हो, इनकम्पैटिबल ना हो। लो pH 5 to 6 एंड लो एक्वस कंसंट्रेशन जनरली इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। एक और टेक्निक ये भी होती है कि हम लोग अगर अपनी pH जो है उसको कम कर देते हैं प्रेपरेशन की, या अपनी प्रेपरेशन में एक्वस कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, तो भी हमारे पास जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपनी विस्कोसिटी, अपनी पीएच को कम करेंगे या उसको एसिडिक की तरफ लेके जाएंगे, तो वो इटसेल्फ शायद यूज़ के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए मैक्सिमम 5 तक हम इसको ले जा सकते हैं नीचे, टूवर्ड्स एसिडिक। इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते, अदरवाइज़ वो फिर क्रोसिव इफेक्ट उसके आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अदर फंक्शनल एक्सिपिएंट्स के बाद इसके अंदर हमारे पास कुछ वाटर सॉलेबल प्रिजर्वेटिव्स भी हैं। ये वाटर सॉलेबल प्रिजर्वेटिव्स जो हैं हमारे पास are used so that these don't migrate from aqueous to oil phase in the emulsion, and due to the fact aqueous phase is prone to microbial contamination. अच्छा, अब जो मैंने भी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो तब आती है जब हमारे पास जो एक्वस फेज़ है अगर वो इमल्शन के अंदर ज़्यादा है, तो देर कि आपका इमल्शन जो है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर हम लोग ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं जो एक्वस सॉलेबल होते हैं, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो प्रिजर्वेटिव जो हैं वो ना मूव करें फ्रॉम एक्वस फेज़ टू दी ऑयल फेज़। तो जब प्रिजर्वेटिव एक्वस फेज़ में रहेगा, तो जब भी कोई कंटेमिनेशन के चांसेस होंगे, तो ये प्रिजर्वेटिव जो है एक्वस फेज़ के अंदर रहते हुए उस कंटेमिनेशन को रोकने की कोशिश करेगा। तो इसमें जो एग्जांपल हमारे पास आ रही है वो आ रही है एस्टर्स ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल भी हैं, और वाटर फेज़ के अंदर इनको यूज़ किया जाता है ताकि ये माइग्रेट ना करें और वाटर के अंदर जो कंटेमिनेशन हो रही है उसको रोक सकें। सो सच प्रिजर्वेटिव्स आर प्रिपेयर्ड विच हैव एडिक्वेट वाटर लिपिड सॉल्युबिलिटी, और ये एग्जांपल इसकी मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो कुछ और फंक्शनल एक्सिपिएंट्स में हमारे पास चीज़ें आती हैं, उसमें एक और चीज़ है वो है आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का आप लोगों को पता है कि इमल्शन के अंदर ऑक्सीजन होती है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आम तौर पे ये डिज़ोल्व्ड एयर होती है आपके वाटर के अंदर, ठीक है, या ये डिज़ोल्व्ड एयर होती है जब आप इमल्शन को अब विगरसली शेक कर रहे होते हैं, ट्रिचुरेट कर रहे होते हैं, तब एयर इनकॉर्पोरेट होती है। आपने देखा होगा कि वाइल ट्रिचुरेटिंग इमल्शन उसमें फोमी अपीयरेंस आती है अपॉन द एडिशन ऑफ सरफेक्टेंट्स। और आपको पता है कि जब सरफेक्टेंट डालते हैं तो फोम क्यों बनता है, ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि एयर और वाटर, या एयर और आपके सब्सटेंस जो आप बना रहे हो प्रोडक्ट, इसके दरमियान में जो इंटरफेशियल टेंशन है, सरफेक्टेंट उसको भी रिड्यूस कर देते हैं, तो फोम बनता है। जब एयर इंट्रैप होती है उसके अंदर तो फोम बनता है। तो बेसिकली जब एयर इंट्रैप होती है तो ऑक्सीजन भी इंट्रैप होती है। जो जब ऑक्सीजन इंट्रैप होगी तो ऐसे सब्सटेंसेस हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर हो सकते हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो जाएं। तो उसको रोकने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये हम लोग क्वालिटी के साथ इनकी क्वालिटी देखते हैं कि ये कंपेटेबल हों, ये टॉक्सिक ना हों, इफ़ेक्टिव हों। ठीक है, गया या इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टीरिक एसिड वगैरह हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे। यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जो फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो कि मैं कंप्लीट करना चाहूँगा वो है प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन। आप लोग इमल्शन अक्सर व बेशतर अपने लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं, और हम लोग जो मेथड फॉलो करते हैं, हम लोग देख लेते हैं जी को हमारे पास ऑयल फेज़ ज़्यादा है या वाटर फेज़ ज़्यादा है। आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हम दोनों टाइप के फेजेस को सेपरेट कर लेते हैं। ऑयल सॉल्युबल चीज़ों को वाटर पानी में ऑयल में डाल देते हैं, और वाटर सॉल्युबल चीज़ों को हम लोग वाटर में ऐड कर देते हैं। जब ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो दोनों के अंदर इंडिविजुअली हम लोग सरफेक्टेंट को ऐड करके टिचुरेट करते हैं, और फिर इन दोनों को मिक्स करके टिचुरेशन करते हैं। ये हमारा कॉमन मेथड है जो हम लोग यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर से ही बनता है। लेकिन जनरली एक साइंटिस्ट था, ग्रिफिन नाम था, एक मेथड दिया था प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन का। वो कहता था जी कि आप इंग्रेडिएंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर सॉलेबिलिटीज़ ग्रुप वाइज डिवाइड कर लें। यही काम हम भी करते हैं कि हम वाटर सॉलेबल को अलहदा कर लेते हैं और ऑयल सॉलेबल को अलहदा। फिर इसका जो है पॉइंट वो यही है। सेकंड है कि हम डिटरमिन करते हैं कि हमें कितने HLB का एमल्सीफायर जो है
वो रिक्वायर है इस केस के अंदर इमल्शन बनाने के लिए। तो हमें क्योंकि हमारे पास फॉर्मुलेशन बनी बनाई होती है तो हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन कल को जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे और आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा आपको फॉर्मुलेशन बनी हुई नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे आपको 3-4 सेमेस्टर में जो चीज़ें पढ़ी हैं आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी। पहला तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो आप लोगों ने कैलकुलेशंस पढ़ी थी, हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको हवाला देता हूँ, रेफरेंस देता हूँ कि जी वहाँ पे आपने HLB कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ा था। एक तो वो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, आपको अवेलेबल क्या क्या सरफेक्टेंट्स हैं आपके पास इंडस्ट्री में, आपको उनकी लिस्ट चाहिए होगी। नंबर थ्री, आपको उन सरफेक्टेंट्स की नेचर का पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा, ये चीज़ें याद तो नहीं रहती। हाँ, कुछ सरफेक्टेंट्स कॉमनली यूज़ होते हैं वो याद रहते हैं, और जो कॉमनली यूज़ नहीं होते उनके लिए आपके पास गाइड बुक्स हैं, आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, यू कैन गो, यू गो देयर एंड यू कैन सर्च कि जी किस सरफेक्टेंट की क्या नेचर है। तो इन शॉर्ट हमें हर सरफेक्टेंट की नेचर का और उसकी HLB वैल्यू का पता होना चाहिए एक साइड पे, और दूसरी तरफ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हम जो इस वक्त बना रहे हैं अपना, कितनी HLB पे स्टेबल होगा। ठीक है जी, तो यही वो कहता है ग्रिफिन भी। थर्ड मेथड है जी, ब्लेंड करेंगे आप लो HLB और हाई HLB वैल्यू के एमल्सीफायर्स को, ताकि एक ऑप्टिमम एमल्सीफायर आपको मिल सके। तो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या आपके पास वो एमल्सीफायर प्रेजेंट है जो इंडिविजुअल यूज़ होता है, या आपकी प्रेपरेशन को ऐसी HLB आ गई है कोई उसको बनाने के लिए कि उसको एक एमल्सीफायर इनफ नहीं है, उसके लिए आपको एक से ज़्यादा चाहिए, तो ये तब हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी, यूज़ 10 to 30% ऑफ ऑयल फेज कंसनट्रेशन सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट एमल्सीफायर। अब आम तौर पे एमल्सीफायर जो हम लोग यूज़ करते हैं, अगर आपका जो ऑयल फेज़ है वो 10 to 30% है। अब इससे हमें दो चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ तो ये सामने आती है कि ऑयल फेज़ 10 to 30% का मतलब ये है कि इस केस में जो इमल्शन बन रहा है वो ऑयल इन वाटर है, बिकॉज रिमेनिंग 70 to 90% वाटर है इसके अंदर। हमने ऑयल को वाटर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। वी रिक्वायर दैट काइंड ऑफ एन एमल्सीफायर जो कि ऑयल को एमल्सीफाई करे वाटर के अंदर। तो जनरली ये कहा गया है कि जो टोटल कंसंट्रेशन है आपके ऑयल फेज़ की, ठीक, उसका 10 to 30% आपका कम अज़ कम एमल्सीफायर होना चाहिए। अगर 10 ml है आपके पास ऑयल फेज़, तो 1 ml से 3 ml के दरमियान एमल्सीफायर उसके अंदर होगा, तो आपका इमल्शन जो है वो ऑप्टिमम बनेगा। ये एक जनरल सा एक उसका फार्मूला है। एमल्सीफायर स्टेबल केमिकल नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, केमिकली नॉन टॉक्सिक हो, लो कंसंट्रेशन में यूज़ हो, कलर इम्पार्ट ना करता हो, ऑर्डर टेस्ट वगैरह इम्पार्ट ना करता हो, रूम टेम्परेचर पे कोआलिसेंस जनरेट ना करे, और जो एक नॉर्मल फ्रीज थॉइंग होती है, फ्रीज थॉइंग आपको पता है नॉर्मली मतलब रूम टेम्परेचर से आपने फ्रिज में रख दी है और फ्रिज से आपने रूम टेम्परेचर पे ले आए हैं, या रूम टेम्परेचर पे गर्मी ज़्यादा पड़ी तो जो एक 20 से लेके तो 40 के दरमियान टेम्परेचर है, इसमें वो ख़राब नहीं होना चाहिए, ये रूटीनली टेम्परेचर होता है। इसके अलावा जो है मैकेनिकल एनर्जी कम रिक्वायर हो उसको बनाने के लिए, ये नहीं है कि आपको बहुत हाई एनर्जी चाहिए, एमल्सीफाई नहीं हो रहा, आपको बहुत मोटरें मशीनें चाहिए, तो ऐसी भी एमल्सीफायर यूज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डिज़ोल्व ऑयल फेज सूटेबल इंग्रेडिएंट देन इमल्सीफायर इन द ऑयल फेज। अच्छा, ये यहाँ तक तो इमल्सीफायर की बात थी। अब जो फोर्थ है वो ये कहता है कि जितने भी ऑयल फेज के सब्सटेंसेस हैं उनको ऑयल में सॉल्युबल कर लें इमल्सीफायर। अगर नेसेसरी है तो आप उसको 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव दी हाईएस्ट मेल्टिंग इंग्रेडिएंट आप उसको हीट कर सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब ये है कि से आपने चार चीज़ें ऑयल फेज में ऐड की थी, और उसके अंदर हमारे पास ऑयल लिक्विड्स भी थे और ऑयली सेमी सॉलिड्स भी थे, हमारे पास लिपिड सेमी सॉलिड्स भी थे। तो जो चीज़ जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होती है उससे 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा तक आप हीट कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। तो जनरली जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है किसी इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए ऑयल फेज़ के लिए वो 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है जी, यही काम आपने वाटर के लिए भी करना है। जो भी आपके सॉल्ट्स, एसिड्स, एक्सीपियंट्स जो वाटर सॉलेबल हैं वो सारे आपने वाटर में डाल देने। ठीक है, एक्वस फेज़ को हम लोग ऑयल फेज़ से ज़्यादा हीट कर सकते हैं, 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा आप हीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर वहाँ पे 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, गो टिल 75 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेफ़ है उस केस के लिए। जब ये अब आपके पास दोनों सॉल्यूशंस प्रिपेयर हो गए, अब आप इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ एजिटेशन और ट्रिचुरेशन,
और अल्टीमेटली आपका जो इमल्शन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने सॉल्वेबल करनी है वाटर में, तो पहले से सॉल्व करके रखें। इस पॉइंट पर सॉल्व करेंगे तो इमल्शन जो है इसके क्रैकिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जब आपका इमल्शन जो है वो प्रिपेयर हो जाए तो फिर उसको फॉर्मुलेशन को आप बाद में फिर एग्जामिन करेंगे फॉर सूटेबल टेस्टिंग के साथ उसको एग्जामिन करेंगे एंड अल्टीमेटली अगर आपका इमल्शन वो ठीक होगा तो वो फिर मार्केट में जा सकता है। जी क्वेश्चन आ गया, अगर दो इंग्रेडिएंट्स के मेल्टिंग पॉइंट में 50 का डिफरेंस हो तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है उसमें चेंजेस नहीं आएंगी। खदीजा बेटा जनरली इतना डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो आम तौर पे अल्कोहल जो है वो 80 70 75 डिग्री पे बॉयल कर जाती है, ठीक है। और नहीं होता कि एक चीज़ जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो रही है और दूसरी जो है 150 पे जाकर मेल्ट हो रही है। हम अपनी प्रेपरेशन में वैसे ही ऐसी चीज़ ऐड नहीं करते, क्योंकि अगर आप ऐड करेंगे तो जैसे ही आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो एक चीज़ मेल्टेड फॉर्म में रहेगी और दूसरी चीज़ जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो जितना मर्जी अच्छा इमल्शन आपने बनाया हो, आधा इमल्शन मेल्टेड फॉर्म में होगा, लिक्विड होगा, और आधा इमल्शन सेमी सॉलिड होगा। तो वी डोंट रिक्वायर सच प्रेपरेशन। इसलिए हम लोग पहले ही जो हम लोग ऑयल फेज में चीज़ें यूज़ करते हैं वो करीब करीब ही होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो आमतौर पे 50 का डिफरेंस नहीं आता। और अगर फिर भी ये डिफरेंस आ रहा है कहीं पे तो इन दैट केस हमारा इमल्शन जो है वो स्टेबल नहीं है, फिर उस स्टेबल वो बन ही नहीं सकेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये तो जो मैंने आपको बताया ये ग्रेफन का मेथड था जिसने फर्स्ट टाइम दिया था, लेकिन रेमिंगटन जो है वो फर्दर 4 मेथड्स में डिवाइड करती है आपके इमल्शन प्रेपरेशन को। पहला है एडिशन ऑफ इंटरनल फेज टू एक्सटर्नल फेज, ठीक है जी। पहले मैं नाम बता देता हूँ आपको, फिर हम आगे जाएंगे। दूसरा है एडिशन ऑफ एक्सटर्नल फेज टू इंटरनल फेज, इसको ड्राई गम मेथड भी कहते हैं। थर्ड है मिक्सिंग ऑफ बोथ फेसेस आफ्टर हीटिंग। और फोर्थ मेथड है ऑल्टरनेट एडिशन ऑफ टू फेजेस। तो मैं रिपीट नहीं करूँगा सारा, सिर्फ आपको मैं बेसिक इसका डिफरेंस बता देता हूँ। अच्छा जी क्वेश्चन सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दें जो आपने बताया कि ब्लेंड लो एंड हाई वैल्यू एमल्सीफायर। बेटा डिपेंडिंग अपॉन दी HLB वैल्यू, ठीक है। कुछ ऐसे एमल्सीफायर्स हैं जिसका HLB वैल्यू लो होती है, लो से मुराद है क्लोजर टू ज़ीरो। और कुछ ऐसे एमल्सीफायर हैं जिनका हाई HLB वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम ज़ीरो। अब हमें ये पता है कि जो क्लोज टू ज़ीरो हैं वो लिपिड लविंग है, और जो अवे फ्रॉम ज़ीरो हैं जनरली 10 के बाद 10 के बाद वो वाटर लविंग है। सम टाइम हमें हमारे पास ऐसा फेज़ आ जाता है कि हमें वाटर लविंग भी चाहिए होता है और ऑयल लविंग भी चाहिए। जो 10 11 या 8 9 जो कि में दोनों चीज़ें होती हैं वो इस तरह का अच्छा नहीं होता कि वो यूज़ कर सकें। तो फिर हम लोग दो ऐसी चीज़ें ले लेते हैं कि एक बहुत लिपिड सॉल्युबल और एक बहुत वाटर सॉल्युबल, इनको लेके फिर हम मिक्स करके बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, इसके लिए हमें फिर वो पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट HLB ऑफ आवर इमल्शन। तो वो आप लोग बेसिकली तो अगर आप अकॉर्डिंग टू कोर्स देखें तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग वो चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन कभी मौका मिला तो मैं रिपीट ज़रूर कर दूँगा आपके सामने, ठीक है जी। तो 4 मेथड थे। पहला मेथड है कि एडिशन ऑफ इंटरनल फेज टू एक्सटर्नल फेज, चाहे वाटर इन ऑयल इमल्शन है या ऑयल इन वाटर इमल्शन है, हमने देखना है हमारा एक्सटर्नल फेज कौन सा है। तो आप एक्सटर्नल फेज अलहदा प्रिपेयर कर लेते हो या अलहदा चीज़ें ऐड कर लेते हो, इंटरनल फेज अलहदा कर लेते हो। अब आपने इंटरनल फेज को ग्रेजुअली एक्सटर्नल फेज में ऐड करना है बाय द हेल्प ऑफ टिचुरेशन। ये एक मेथड है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दी है कि जी जनरली ये वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री है जहाँ पे एक्सटर्नल फेज वाटर है और इंटरनल फेज ऑयल है। मींस जब हम लोग इस मेथड की बात करते हैं जहाँ पे इंटरनल फेज जो है वो एक्सटर्नल फेज में ऐड हो रहा है, तो जनरली जो इमल्शन बन रहा है इस कैटेगरी में वो ऑयल इन वाटर बन रहा है, ठीक है जी। बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा, वो आप लोग इसको देख सकते हैं, एजिटेशन यहाँ पर भी होगी। सेकेंड मेथड जो है हमारे पास वो है एडिशन ऑफ एक्सटर्नल फेज टू इंटरनल फेज, द ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, आपने बॉटल फ्रॉप मेथड ये आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, मैं फर्दर उससे ज़रा और डिटेल में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी जनरली जब हमें वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाना हो, ठीक है, ड्यू टू द प्रिपोंडेंस ऑफ द ऑयल फेज, ठीक है, प्रिपोंडेंस कहते हैं ज़्यादती इंक्रीज को। After further addition of water phase inversion occurs, oil in water. This method is especially useful when water soluble acacia, tragacanth, and
मैनीज मिथाइल सेलुलोज टेक्निक इज अ रैपिड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इमल्शन। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी ऑयल के अंदर हम बनता इमल्शन, इससे भी हमारे पास इट ऑल डिपेंड्स कि वाटर इन ऑयल भी बन सकता है और ऑयल इन वाटर भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हम लोग एक्सटर्नल फेज़ को इंटरनल फेज़ में क्यों बनाते हैं, क्यों डालते हैं। से आप लोग इमल्शन बना रहे हैं ऑयल इन वाटर। अब इस ऑयल इन वाटर इमल्शन के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि आप पहले ऑयल ले लेते हैं और जो भी गम है जिसको आप एज एन इमल्सीफायर यूज़ कर रहे हैं उसको ऑयल में ट्रिचुरेट करते हैं अच्छे तरीके से। अब आपको ये पता है कि जो गम है वो वाटर लविंग होती है, तो जैसे ही उस गम को आप ऐड करेंगे अपने इमल्शन ऑयल के अंदर ऐड करेंगे तो उसका एक प्राइमरी इमल्शन बन जाएगा। अब ये हमें नज़र आएगा कि ये शायद वाटर इन ऑयल इमल्शन बन गया, क्योंकि इसमें वाटर तो अभी डाले नहीं हमने, हमने सिर्फ इसके अंदर ऑयल डाला है। तो इस फेज़ में जब हमने इंटरनल फेज़ बना लिया, अब जब ये अच्छी तरीके से बेस और साथ में ऑयल मिक्स हो जाता है या एमल्सीफाई जब ऑयल मिक्स हो जाता है, फिर आप ग्रेजुअली इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करते हो। जब पहली क्वांटिटी ऐड करते हो तो अब तीनों चीज़ें आ गई, वाटर भी आ गया, ऑयल भी आ गया, एमल्सीफायर भी आ गया। लेकिन क्योंकि क्वांटिटी ऑफ वाटर कम है तो अभी आपको शो ये होगा कि ये वाटर एंड ऑयल इमल्शन है। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे और डिचुरेशन करते जाएंगे, साथ साथ ये फिर चेंज करेगा, फेज इन्वर्जन होगी और ऑयल इन वाटर जो है ये बन जाएगा। स्केल पे यूज़ इसको नहीं करते, ये लैब स्केल तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि बार बार इसमें पानी डालना पड़ता है तो वहाँ पे हम लोगों जो पहला मेथड मैंने ग्रिफन का बताया था कि दोनों फेज अलग करके फिर हम मिक्स करते हैं, वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। लेकिन हाँ, ग्रिफन के मेथड में ट्यूचरेशन आपको ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है जी। तो जनरली यहाँ पे उसका उसने रेशो बताइए कि जी 4:2:1 इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है जी। प्रोवाइड मैक्सिमम शेयरिंग एक्शन ऑन ऑयल ग्लोब्यूल। तो यहाँ पे स्टार्ट में 4 जो है वो ऑयल है, 2 जो है वो वाटर है और 1 जो है वो गम है आपका। मीन्स 4 ml ऑयल, 2 ml वाटर एंड 1 ml आपकी एमल्सीफायर अगर हो तो ये फिर हमारे पास बेस्ट बनता है। और इसकी एग्जांपल जो आ रही है हमारे पास वो वाटर, इसकी एग्जांपल आ रही है मिनरल ऑयल इमल्शन की। ठीक है जी। आपको पता है मिनरल ऑयल इमल्शन जो है वो लग्जेटिव के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है वो मिक्सिंग बोथ फेजेस आफ्टर हीटिंग। ये वही ग्रिफन का मेथड है कि तमाम ऑयल सॉल्युबल चीज़ें अलहदा, तमाम वाटर सॉल्युबल चीज़ें अलहदा, अगर हीट करने की ज़रूरत पड़ती है तो 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों को हीट करके अलहदा से, ऑयल को अलहदा से, वाटर को अलहदा से मिक्स करके तो बाद में दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये वो एग्जैक्टली सेम मेथड है। और लास्ट जो मेथड हमारे पास आ रहा है वो है ऑल्टरनेटिव एडिशन ऑफ टू फेजेस। इसमें अगेन आप दोनों फेजेस को अलहदा कर लेते हो, ऑयल फेज अलहदा, वाटर फेज अलहदा, लेकिन अब ऑल्टरनेटिवली ऐड करते हो। आपने वाटर फेज अलहदा किया था, ऑयल फेज अलहदा किया था, तीनों को उसके अंदर चीज़ें मिक्स कर ली। अब आप फॉर एग्जाम्पल 50-50 ml थे दोनों आपके पास, मोटर एंड पेस्टल ले लेंगे, 5 ml वाटर वाला डालेंगे, 5 ml डालेंगे ऑयल वाला, टिचुरेट करेंगे, फिर 5 ml वाटर वाला डालेंगे, फिर टिचुरेट करेंगे, फिर 5 ml ऑयल वाला डाल देंगे। इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली डालते डालते आप दोनों की क्वांटिटी पूरी कर देंगे। तो ये आपका है ऑल्टरनेट एडिशन ऑफ टू फेजेस टू दी एमल्सीफाइंग एजेंट। सर 4 ऑयल 2 वाटर इन ऑयल इन वाटर एमल्शन एज पॉइंट, इस पॉइंट की समझ नहीं आई बेटा। मैंने अभी ऊपर बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि ऑयल इन वाटर ही बने। ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन ये किया था। तो जनरली हम इससे ऑयल इन वाटर भी बना सकते हैं, वाटर इन ऑयल भी बना सकते हैं। तो जो मिनरल ऑयल इमल्शन है हमारे पास, मैंने उसकी एग्जांपल दी है कि जो बेस्ट इमल्शन बनता है इस केस में जब आप ये मेथड यूज़ करते हो, 4:2:1 मीन्स 4 आपका ऑयल होगा, 2 आपका वाटर होगा और 1 आपका होगा गम होगी। ठीक है, उसको यूज़ करके हमारे पास बेस्ट सूटेबल इमल्शन आता है। दो ये जो कैटेगरी होगी ये वाटर इन ऑयल की होगी क्योंकि ऑयल ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है जी, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको फजीला। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ मेथड्स जो हैं वो लैकमैन के अंदर दिए हुए हैं पेज नंबर 700 पे। वो अगर आपके पास लैकमैन की कॉपी हो तो मैं बल्कि 4th एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं भी आपके सामने उसको ओपन भी करता हूँ, नाम ले देता हूँ तो आप उसको पढ़ लेंगे। ये एडिशन जो है मेरे पास ये दूसरा आ गया हुआ है, ठहरे मैं भी आपके लिए इसको सर्च करता हूँ।
फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इमल्शन 502। बस ठीक है, आपके पास जो है अब यही करें, यही इनफ है। फजीला कह रही है सर मैंने पूछा है कि वाटर 4 होगा। नहीं बेटा, इस केस में इंटरनल फेज़ है वो 4 होगा। ठीक है जी। रुखसार कहती है सर ये वाटर इन ऑयल की बात की है। ये जी एग्जैक्टली जो मैंने बताया, वाटर इन ऑयल की बात की है। 4 पार्ट्स ऑफ ऑयल, 2 पार्ट्स ऑफ वाटर, 1 पार्ट्स ऑफ गम। एग्जैक्टली हफ्सा जी सर। ऑन वाटर इमल्शन का बता रहे हैं। देखो बेटा, दो चीज़ें हैं, दोनों एग्जांपल्स हैं। जो आपका मेथड नंबर 2 है उससे दोनों इमल्शन बनते हैं। ऑयल इन वाटर भी बनता है, वाटर इन ऑयल भी बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें फेज़ इन्वर्जन से काम होता है। जो भी इंटरनल फेज़ होगा पहले गम उसमें मिक्स करेंगे तो फील ये होगा कि वो इंटरनल फेज़ नहीं है, वो एक्सटर्नल फेज़ है। लेकिन बाद में जब उसमें एक्सटर्नल फेज़ जलता जाएगा तो वो इन्वर्ट होके, तो जो पहले इंटरनल एक्सटर्नल फेज़ था वो अब इंटरनल बन जाएगा। ठीक है, वो एक मैंने जनरल मेथड एक्सप्लेन किया था। जो 4:2:1 है उसमें जो भी होगा एक्सटर्नल फेज़ 4 होगा, इंटरनल फेज़ मीन्स एक्सटर्नल फेज़ डबल होगा इंटरनल फेज़ के। ठीक है, वो इस तरीके से है। अच्छा जी, फजीला नबीला नहीं फजीला, ये प्राइमरी इमल्शन की रेशो की बिल्कुल ठीक हो गया, ये भी नबीला ठीक कह रही। ठीक है जी। पास जो है, बस मैं आपके इंशाल्लाह 10 मिनट और लूँगा, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आए जी प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के अंदर जनरली हम लोगों ने देखना होता है कि हमारा जो इमल्शन है वो स्टेबल है या नहीं है। स्टेबिलिटी के अंदर हमारे पास टेम्परेचर सेंसिटिविटी भी आती है, हमारे पास विस्कोसिटी की डिटर्मिनेशन भी आती है, हमारे पास इंटरनल फेज़ का पार्टिकल साइज़ कितना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑयल ग्लोब्यूल इंटरनल फेज़ के अंदर आपको नज़र आएंगे, अक्सर आप इमल्शन बना के मेरे पास आके कि नहीं बेटा इसमें ऑयल ग्लोब्यूल नज़र, कि वो ऑयल ग्लोब्यूल एमल्सिफाई नहीं हुए, अभी तो आपने ताज़ी ताज़ी एजिटेशन की है इस वजह से वो सेपरेट है। लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ा टाइम देंगे तो ये ऑयल आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आपस में मिलेंगे तो ये एडी बना देंगे। जब ये एडी बनाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ एडी जैसे जैसे बढ़ेगी, फेज़ इन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है प्रॉपर्टी इमल्शन को यहाँ पर देखना। तो यहाँ वो कहता है जी टाइप ऑफ इमल्शन डिपेंड्स ऑन सम एक्सटेंट ऑन फेज़ टू वॉल्यूम रेशो। The higher the fraction of one phase, the greater the likelihood to form it as external phase। हमें ये पता है कि एक फेज़ की क्वांटिटी जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे उसके एक्सटर्नल फेज़ बनने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। However, it is possible for internal phase of an emulsion phase to occupy up to 74% of the total emulsion and still remain stable। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब इस पर आप लोग मेरे से लड़ाई भी करेंगे सर ये अब आपने तो पूरी कहानी बदल दी है। आज तक हमने इमल्शन के बारे में ये पढ़ा है कि जी जो इंटरनल फेज़ है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, यही पढ़ा है आप लोगों ने। यहाँ पे वो बुक में लिखता है कि जी इंटरनल फेज़ कुड ऑक्यूपाई एज मच एज 74% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द इमल्शन। अच्छा, अब हमारे नज़दीक एक्सटर्नल फेज़ वो होता है जिसकी क्वांटिटी इमल्शन में ज़्यादा हो जाए। ठीक है, आज तक हमने ये पढ़ा है। अब यहाँ आगे वो कॉन्सेप्ट भी हमारा जो है ख़राब हो गया है। तो इन शॉर्ट मैं को समअप करूँगा, बिकॉज यहाँ पे भी हम क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपके लिए समअप करता हूँ उसको कि हम लोग ऑयल इन वाटर इमल्शन बना रहे थे, हमने वो इमल्सिफायर यूज़ किया जो ऑयल इन वाटर इमल्शन ही बनाता है। अब आप क्वांटिटी ऑफ ऑयल बढ़ाते जा रहे हैं और आप 74% तक ले गए हैं उसको, मीन 74% ऑयल हो गया और 26% वाटर हो गया। आपको साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ द एमल्सीफायर को भी बढ़ाना पड़ेगा कि वो बांध के रखेगी। अब जब हम ये कह रहे हैं कि 74% तक हम लोग जा सकते हैं, इट डजेंट मीन कि 74% तक हमने जाना है। ठीक है, ये सम केसेस में ये होता है कि आपको क्वांटिटी ऑफ ऑयल को या क्वांटिटी ऑफ इंटरनल फेज को बढ़ाना पड़ता है ड्यू टू सर्टन इनअप्रोप्रिएट रीजंस। तो ये देखा गया है कि 74% तक बनाया जा सकता है बाय द एडिशन ऑफ अप्रोप्रिएट एमल्सिफायर। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना बनाना है। ठीक है, जनरली 40% तक हम लोग बनाते हैं, 40% इंटरनल फेज होता है, 60% एक्सटर्नल फेज होता है। लेकिन अगर किसी का
बहुत ही कोई मसला है, कोई आ गया कि आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, तो यू कैन गो एज यू मे से एज आप इंक्रीज़ कर सकते हैं टू 74% तक, ठीक है। और देखा गया कि इमल्शन स्टेबल रहा है, ठीक। तो इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ इमल्शन, ये भी कंसिस्टेंसी ऑफ इमल्शन को बढ़ाता है। इंक्रीज फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ इंटरनल फेज, डिक्रीज पार्टिकल साइज ऑफ इंटरनल फेज, इंक्रीज एमल्सिफाइंग एजेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोफोबिक एमल्सिफाइंग एजेंट टू द ऑयल फेज ऑफ द इमल्शन। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जो स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी ऑफ द इमल्शन को बढ़ाते हैं। पहला बेटा खतीजा कोई एग्जाम्पल नहीं है इसके अंदर। अगर मैं अब ये कहूँ कि 74, क्योंकि आपके जो इमल्शन हमारे पास आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल है उस पर ये मेंशन नहीं होता कि ऑयल कितना है या वाटर कितना है इसके अंदर, ठीक है। ये तो बनाने के ऊपर ये रिसर्च के अंदर है कि जी यहाँ ले लेते हैं और हम डालते जा रहे हैं। हमने ऑयल वाटर इमल्शन प्रिपेयर किया। अब क्या कर रहा हूँ कि क्योंकि ऑयल इंटरनल फेज था, अब मैं साथ में ऑयल ऐड करता जाऊँगा और मिक्स करता जाऊँगा। जैसे मुझे फील होगा कि अब ऑयल मिक्स नहीं हो रहा, साथ ही मैं उसमें एमल्सिफायर डाल दूँगा, तो अब ऑयल मिक्स होना शुरू हो गया। फिर ऑयल डालूंगा, अब क्वांटिटी ऑफ ऑयल बढ़ती जा रही है, इमल्शन ऑयल इन वाटर, लेकिन ऑयल बढ़ता जा रहा है। एक टाइम आएगा कि जी वो इमल्सीफायर भी और डाले जा रहे हैं, हम ऑयल भी डाले जा रहे हैं, लेकिन मिक्स नहीं हो रहा। तो वो क्वांटिटी जहाँ पे इमल्सीफायर ऐड करने से ऑयल मिक्स होता जाएगा, वो हमारी फाइनल क्वांटिटी होगी जी, मैक्सिमम क्वांटिटी आ गई, वो 74% तक देखी गई है। ठीक है जी। तो कंसिस्टेंसी ऑफ इमल्शन को इंक्रीज करने के लिए 5 पैरामीटर्स हैं हमारे पास। पहला है तो इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द इमल्शन, मीन्स कॉन्टिन्यूस फेज की कंसंट्रेशन बढ़ाना। दूसरा है इंक्रीज फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल फेज, ठीक है। तीसरा है डिक्रीज द पार्टिकल साइज ऑफ द इंटरनल फेज। चौथा है एडिशन ऑफ इंक्रीज अमाउंट्स ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट। और पांचवा है एडिशन ऑफ हाइड्रोफोबिक एमल्सिफायर टू द ऑयल फेज ऑफ द इमल्शन। तो अगर आपने लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक एमल्सिफायर ऐड किया है, तो साथ में आप लिपोफिलिक एमल्सिफायर भी ऐड करेंगे, वो भी अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी ऑफ द इमल्शन को बढ़ाएगा, ठीक है जी। फिर हमारे पास मेरा ख्याल है यहाँ तक हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन का, वो फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम। कोई क्वेश्चन है तो यू हैव 5 minutes, यू कैन आस्क मी। जी क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हमारा ओपन हो चुका है, तो आप उसमें में से क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं। आज जनरली जो है स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, आज 58 तक मैक्सिमम गए हैं हम लोग। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कर ले लाइव सेशन के दौरान। अदरवाइज़ फिर ये है कि आपके पास व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप किसी वक्त भी उस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। और मॉडरेटर्स, और लास्ट टाइम मुझे भी याद नहीं है किसने किया था, इसको बेटा कन्वर्ट करके वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दें। वैसे मैं इसको पोस्ट भी कर दूँगा, ठीक है जी। चलें, आई एम अबाउट टू साइन ऑफ। अच्छा एक चीज़ अब इम्पॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पे कोरोना जो है उसकी तेज़ी जो है उसमें इजाफा हो, स्प्रेड जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अगले आप समझें कि एक हफ़्ता बहुत क्रिटिकल है, क्रूशल है। तो इसको काइंडली आप सीरियस लें और बाहर ना निकलें। जब भी बाहर से आएँ आगे पहला या काम ये करें कि आप सोप लें और अपने हाथ और वो एरिया जो इन कांटेक्ट आए हैं बाहर, उनको सबसे पहले आप वॉश करें। और फिर उसको जो है किसी और के साथ जाके आप अपनी जो भी काम करना है घर के अंदर वो करें, और कोशिश करें घर के अंदर बैठें, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं जी। सर जीटा पोटेंशियल इमल्शन में होता है बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जीटा पोटेंशियल हमेशा वहाँ पे होगा जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो इमल्शन के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो डेफिनेटली जीटा पोटेंशियल होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑल ग्लोब्यूल्स पहले ही सराउंड हो जाता है बाय द एमल्सीफायर, एमल्सीफायर इटसेल्फ न्यूट्रल होता है, इसलिए हम इसमें स्टडी नहीं करते। सर 74% तक अगर ऑयल ऐड करना ही है तो हम वाटर इन ऑयल प्रेफर नहीं करेंगे।
अगर आप इतना ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आप वाटर इन ऑयल की जगह बनाओगे, लेकिन वाटर इन ऑयल को आप पी नहीं सकते, ओरली नहीं ले सकते, उसका हम जो है टॉपिकल फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, ओरल नहीं बना सकते। तो अगर टॉपिकल है तो उसमें चले जाओगे, अगर टॉपिकल नहीं है ओरल ही बनाना है तो फिर डेफिनेटली हम उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। हमारा सर इंटरनल फेज़ आपको 74% यूज़ करने के बजाय हम उसे एक्सटर्नल फेज़ के तौर पे भी, बेटा मरियम ने भी यही क्वेश्चन किया है, लेकिन ऑयल वाली चीज़ को हम पी नहीं सकते, हम उसको ओरली नहीं ले सकते। सो इसलिए अगर वो तो है इन दी फॉर्म ऑफ टॉपिकल फॉर्मुलेशन है तो आप कर सकते हैं, उसको चेंज ओरल के फॉर्म में नहीं कर सकते। रुखसार कहती है जी सस्पेंशन में होते हैं चार्जेस, बेटा मेरा ख्याल है आपको ये तो पता होना चाहिए कि सस्पेंशन में होते हैं चार्जेस, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का, अगर आपको याद हो तो। रेफरेंस बुक बेटा ये मैंने आपको नोट भेज दिए, ये सारा रेमिंटन से ही है मरियम, अभी तक जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ रेमिंटन से ही पढ़ा रहा हूँ सारा। यू कैन सर्च रेमिंटन फॉर दिस। अच्छा रुखसार कह रही है आंसर दिया, अच्छा रुखसार गलती होगी मेरे से बेटा, थैंक यू आपके जवाब देने का। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? अब कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है बेटा। और वो मॉडरेटर्स काइंडली आप इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं यहाँ से शेयर कर दूँगा तो आप इसको कन्वर्ट करके, तो वो लास्ट में किसी स्टूडेंट ने किया था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है उसका, मैं बल्कि मुझे नाम याद नहीं है, नाम जैसे याद आता है या जिसने भी है अगर वो लाइव है तो काइंडली वो इसको ट्रांसफ़र करके तो कन्वर्ट करके तो इसको ऐड कर दे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे इन होम, अल्लाह हाफिज़।